हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी यूपीएससी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपकी डिमांड पे हमने BHIC 105 जो कि इग्नू का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उस पर आपकी राय थी कि हम लेक्चर बनाएं। तो जो जो जून 2026 जो नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर ये लेक्चर रहेगा। और इसके दो क्वेश्चन हैं, ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दिए हैं, तो आपने देखा नहीं तो कर देख सकते हो। और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे क्वेश्चन आंसर जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पूरा कवर कराएं। तो कोई भी क्वेरी आपकी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो नहीं तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने जो एक पहला क्वेश्चन था और दूसरा था जो राजपूताना पे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन से जो सिद्धांत थे उनमें काम आते थे, और उनकी जो सांस्कृतिक और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, थर्ड, जो कि पाल राजवंश पे रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, और इसको हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएं, ताकि जो हमारा टाइम भी बचे और आप भी बोर ना होए। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, वो एक ही क्वेश्चन आधे घंटे का था, तो इतना तो टाइम आप पे भी नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कोई भी डाउट हो तो पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में पालों की राजव्यवस्था उपलब्धियों का वर्णन करें। तो जो मध्ययुगीन काल में पाल राजवंश थे, जैसे हमने राजपूत देखा, उससे पहले जो भी हुन थे, कुषाण थे, ये सब कैसे एक नोमैड, क्या कहते हैं उसे, खाना बदोश का जीवन जीते हुए हमारे भारत में आए, और हमारे हमारे वर्ण व्यवस्था से होते हुए हमारे मूल जो जीवन है, दिनचर्या और हमारी वन व्यवस्था है उसमें बस गए। तो वैसे ही अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पाल वंश पे है। तो सबसे पहले हमें पाल के बारे में जानना है कि पाल राजवंश की मतलब जो संस्थापक थे कौन थे, गोपाल थे और या फिर कोई और। तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। और इसमें जो व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था थी, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट देखेंगे इसका, और उपलब्धियां, उन्होंने क्या उपलब्धियां मतलब क्या हासिल किया, ये सब हम इस क्वेश्चन में बताना है। और ये क्वेश्चन कितने 20 मार्क्स का है, तो कम से कम 4 to 500 वर्ड्स में इसको लिखना है। तो ये पूरा उसमें ही है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं PDF फॉर्म में, हम उसके टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी आवश्यकता नहीं है अभी। तो स्टार्ट करते हैं। पाल वंश का उदय, सबसे पहले उदय की बात हुई। पाल वंश है, उसकी उत्पत्ति कब हुई, मध्यकालीन भारत में बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ। कब हुआ, मध्ययुगीन या फिर मध्यकालीन भारत में कौन से क्षेत्र में, बिहार और बंगाल। क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये सब फैक्चुअल जो तथ्य हैं उसको लिखने की आवश्यकता होती है, तभी हमारा जो आंसर हुआ एकदम सुंदर और एकदम सटीक दिखेगा। अगर आप कुछ भी मनगढ़ंत लिख देंगे तो मार्क्स तो मिलते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलते, जिससे हमारे मार्क्स कम आते हैं और हम फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मध्ययुगीन और या फिर मध्यकालीन भारत में हुआ, और कौन से क्षेत्र में, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ। दो क्षेत्र के नाम याद रखने हैं। यह वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन करता रहा। इस शताब्दी भी इंपॉर्टेंट है, 8वीं से 12वीं सदी तक क्या किया, रूल किया। अगर कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आता, जैसे शासन करता रहा, ये तो चलो इजी लैंग्वेज है, लेकिन कोई भी अगर आपको सेंटेंस समझ नहीं आता या कोई भी वर्ड समझ नहीं आता, तो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, चाहे आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, अपनी मूल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करो। और उसके बाद ट्रांसलेट, मतलब उसके बाद आपके जहन में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे शासन करता रहा, रूल करता रहा, तो ये सब क्या है, आपके माइंड में पूरा एकदम अनकॉन्शियस माइंड में एकदम फिट हो जाएगी, तो आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो अब इसमें क्या इंट्रो में लिख सकते हैं कि पाल वंश की उत्पत्ति कब हुई, मध्यकालीन भारत में हुई या मध्यकालीन समय में या काल में हुई, और कौन से क्षेत्र में हुई, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। कौन से शताब्दी में, 8वीं से 12वीं शताब्दी में। तो ऐसे ही याद करना है।
इतने के बीच शासन करता रहा और महायान बौद्ध धर्म का महा संरक्षण बना। तो आपको ही पता है जो बुद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान महायान। तो जो पाल वंश था वो किसका संरक्षण था, किसको प्रोटेक्ट करता था, महायान बुद्ध को संरक्षण प्रदान किया था। पाल शासकों ने राजनीति, शिक्षा और कला स्थापत्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। तो ये सब चीजें हैं, जैसे राजनीति है, शिक्षा है, कला है, स्थापत्य, ये सब वर्ड हमें क्या है याद रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि चाहे आप राजपूत की बात ले लें, मुगल की बात ले लें, या फिर कोई भी प्राचीन जो एकदम फेमस क्या रहा हो, वंश रहा हो, उन सब चीज़ों में ये सब जो चीज़ें हैं जैसे स्थापत्य हो गई, शिक्षा हो गई, शिक्षा व्यवस्था, व्यापार, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब चीज़ें आम है। जितने भी वंश रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ उपलब्धियां इन चीज़ों में या फिर इन लेवलों पे या फिर इन स्तरों पे हासिल की गई है। तो आप इसको रट के किसी भी फॉर्मेट में आप इसको ढाल सकते हैं। चाहे आप राजपूत की बात ले लें, राजपूत का क्वेश्चन होता तब भी ये चीज़ें वैलिड रहती। तो इसलिए ये सब याद रखने की आवश्यकता है कि पाल शासकों ने किस पे उपलब्धियां या फिर किन किन चीज़ों में अपनी बढ़त बढ़ाई। वो है राजनीति, शिक्षा और कला, आर्ट, स्कल्पचर। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो सीधा क्या करना, अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है। इन सब चीजों में उपलब्धियां हासिल की। आप देखते हैं पाल वंश की राजनीति। तो पाल वंश की राजनीति, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक नजरिया कि उनकी राजनीति कैसे थी। स्थापना कब हुई? सबसे पहले स्थापना 750 ईसा पूर्व में। कब हुई? 750 ईस्वी में। कहां पर? बंगाल के प्रमुखों ने अराजकता समाप्त करने हेतु गोपाल को राजा चुना। अराजकता मतलब केओस की स्थिति, जहां पर रूल्स रेगुलेशन काम नहीं आते हो, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी जो आ रहा है, हिंसा, ये सब अपनी मर्जी से करते हो और कोई भी उनको पूछने वाला ना हो, नियम कानून की व्यवस्था वैसी ना हो। तो वैसी व्यवस्था बंगाल में थी, अराजकता की स्थिति थी। तो उसको समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या किया? बंगाल के प्रमुखों ने, जो मेन लोग थे वहां के, इसको खत्म करने के लिए, किसको? अराजकता को। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, केओस, उथल पुथल, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। करने हेतु गोपाल को राजा चुना। गोपाल को राजा चुना। तो गोपाल को राजा चुना मतलब ये हमारे फर्स्ट या संस्थापक भी माने जा सकते हैं। यही पाल वंश का प्रारंभ था। तो आई होप समझ में आया कि पाल वंश की शुरुआत कैसे हुई, कौन से क्षेत्रों में हुई, कौन से सन में हुई, 750 ईसा पूर्व में। तो आप देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, धर्मपाल 770 से 815 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली शासक। सबसे प्रारंभ तो कहां से हुआ? गोपाल से। और सबसे शक्तिशाली पूछे तो स्ट्रॉन्गेस्ट, तो कौन थे वो? धर्मपाल। ये नाम याद रखने की आवश्यकता है। सबसे शक्तिशाली शासक। उसने क्या किया ना, उन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया। कौन से क्षेत्र पे किया? कन्नौज पे। और स्वयं को उत्तरापद स्वामी कहा। उसने विक्रमशिला और अदिंतपुरी जैसे महाविहारों की स्थापना की। तो सबसे शक्तिशाली कौन थे? धर्मपाल थे। उन्होंने अपने आप को क्या कहा? उत्तरापद स्वामी। उत्तर पथ के मतलब जो भी उत्तरी राज्य थे, उत्तर के रास्ते थे, उन सबके स्वामी अपने आप को घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? विक्रमशिला और औदंतपुरी जैसे महाविहार, विहार आपको पता है जहाँ बौद्ध भगवान या बौद्ध भिक्षु ये सब अपना ध्यान करते थे, रहते थे। तो ये दो है, ये याद रखने की आवश्यकता है। विक्रमशिला और औदंतपुरी की स्थापना की। किसने की? धर्मपाल ने। अब देवपाल देख ले। ये पहले हमने देख लिया संस्थापक, फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अब सेकंड, उसके बाद रूलर कौन से थे? देवपाल। साम्राज्य को असम, ओडिशा और मध्य भारत तक फैलाया। तो जो देवपाल थे उन्होंने क्या किया? एक्सपेंशन किया। साम्राज्य को अलग अलग स्थानों में अपने जो भी थे, कौन से थे? असम, ओडिशा और मध्य भारत, इन क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित किया, अपने राज्य को फैलाया। उसने राष्ट्रकूट शासन अमेघवर्ष को पराजित किया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, किसको पराजित किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं महिपाल। चोर आक्रमणों को रोका।
और साम्राज्य को पुनः सुदृढ़ किया। फिर आ जाते हैं रामपाल, अंतिम शक्तिशाली शासक जिसने कामरूप और कलिंग पर नियंत्रण किया। तो ये तो याद रखने की आवश्यकता है, रामपाल, नाम भी इजी है। और सबसे लास्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे कौन थे? रामपाल थे, जिन्होंने क्या किया, कामरूप और कलिंग, कलिंग आपको पता है जिसमें अशोक ने विध्वंस मचा दिया था, उसको क्या किया, विजय किया और उस पर कंट्रोल स्थापित किया, नियंत्रण स्थापित किया। पाल वंश की उपलब्धियां देख लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। धर्म और संस्कृति, धर्म और रिलीजन और कल्चर, इन इसमें क्या उपलब्धियां हासिल की पाल वंश ने? पाल वंश शासक महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो कौन से धर्म के थे? महायान बौद्ध धर्म के तो थे, उसमें भी महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने बौद्ध विद्वानों और तांत्रिक परंपरा को संरक्षण दिया। तिब्बत और दक्षिणी पूर्व एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, और तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया, इन सब क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। तो ये उपलब्धियां थी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, किनके द्वारा? पाल वंश के द्वारा। शिक्षा और साहित्य में देखते हैं क्या उपलब्धियां थी। पालों ने नालंदा, जो आपको भी पता है आज के बिहार में इंडिया का सबसे पुराना, और तक्षशिला कहाँ का है? कमेंट सेक्शन में बताइए, तक्षशिला कहाँ का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है? इज इट इन इंडिया और इज इट इन पाकिस्तान, और क्या ये अफगानिस्तान में? तो इंडिया का सबसे कौन है पुराना? नालंदा। और जो भी महान विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, महाविहार जैसे विश्वविद्यालयों को संरक्षण प्रदान किया। आपको भी पता है जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी भूमिका क्या है। जो बख्तियार खिलजी से पहले जो वहाँ पर क्या बड़े बड़े जो भी यात्री आते थे वो वहाँ पर अपना ज्ञान प्राप्त करने आते थे। कहाँ से? चाइना से आ गए, हो ईस्टर्न एशिया से आ गए, मिडल ईस्ट से आ गए। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी रहा है वो विद्वानों का गढ़ रहा है शुरुआती दौर से ही। आज इसको हम एकदम विलुप्त की स्थिति में देखते हैं, लेकिन अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो इसकी भूमिका को खारिज नहीं कर सकते या अनदेखा नहीं कर सकते। तो उसकी स्थापना किसने की? पाल वंशों के द्वारा हुई। यहाँ से अनेक बौद्ध धर्म और पांडुलिपियां तैयार हुई। पांडुलिपियां और बौद्ध धर्म ग्रंथ यहाँ पर तैयार हुए। पांडुलिपियों में जो दवाइयाँ और एरोस्पेस तकनीकी, इन सब की जानकारियां इसमें दी जाती थी, फिलोसफी, दर्शन, ये सब। तो इसको आप और विस्तृत रूप से लिख सकते हैं इसमें, उसको और फैला के अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं जो लिखा गया है उसको अपनी लैंग्वेज में भी इसको बना के लिख सकते हैं कि पांडुलिपियों में क्या हो सकता था, दवाइयों से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड, यात्रियों के वृत्तांत, ये सब। तो हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, और सोच का दायरा कैसे बढ़ेगा? पढ़ने से, लिखने से। तो आई होप समझ आया हो। उसके बाद इसमें स्थापक, इन सब में क्या उपलब्धियां तो देख ली हमने। अब इसी काल की रचना है जिसने पूर्वी भारतीय भाषाओं की नींव रखी। चार्यापद जो प्रोटो बंगाली भाषा में है, इसी काल की रचना है जिसने पूर्वी भाषाओं की नींव रखी, जो पूर्व की भारतीय भाषा है, असम, मेघालय, इन सब की नींव रखी। तो ये सब उपलब्धियां हो गई किसमें? शिक्षा में। और कला और स्थापत्य में देख लेते हैं। पाल काल को बंगाल का स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि अराजकता, कोई भी शांति की स्थिति प्रदान करेगा तो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए वो क्या एक गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाएगा। तो वैसे ही जो पाल वंश था, संस्कृति के रूप में और स्थापत्य के रूप में, नियम कानून व्यवस्था के रूप में क्या हुआ, उन्होंने एकदम शांतिपूर्वक सुचारू रूप से सारी व्यवस्था को नियंत्रित किया और चलाया मतलब। तो उसी को ही एक स्वर्ण युग भी कहा गया, गोल्डन पीरियड भी माना गया। सोमपुरा महाविहार पहाड़पुर बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार था मीन्स अभी नहीं होगा, तोड़ दिया होगा। तो सोमपुरा महाविहार सबसे बड़ा क्या था? एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार था। पाल कला में कांस्य मूर्तियां, पाम पत्ती पर चित्रांकन और मिनिएचर पेंटिंग प्रसिद्ध थी। पाल कला में कौन कौन सी थी? कांस्य मूर्ति, ब्रॉन्ज मूर्तियां जो हड़प्पन सभ्यता में भी देखी गई, पाम पत्ती, ये सब फेमस थी। चित्रांकन मतलब चित्र का मतलब पिक्चर बनाना। स्थापत्य शैली ने म्यांमार और इंडोनेशिया तक प्रभाव डाला। जो स्कल्पचर थे, मूर्तियां थी, उन्होंने कहाँ पर? म्यांमार और इंडोनेशिया तक प्रभाव डाला। वहां भी उनके
अंश या फिर उनका प्रभुत्व देखा जाने लगा। तो आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। अब देखते हैं राजनीति और सैन्य शक्ति। इसके बिना तो कोई भी वंश अधूरा है, राजनीति और सैन्य शक्ति। पालों की सेना ने विशाल हाथी दल था। उनकी नौसेना बंगाल की खाड़ी में व्यापार और रक्षा दोनों करती थी। पालों की सेना में क्या था? हाथी दल। हाथी मतलब आपको पता है, एक हाथी नहीं, हाथी का दल मतलब हाथियों का ग्रुप था, जो कि उस समय बहुत ही एलाइट, बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता था किसी भी वंश के लिए। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास ऐसे जो संसाधन थे वो मौजूद नहीं थे। तो आई होप समझ में आया हो कि पालों के पास क्या था? हाथियों का ग्रुप था जो युद्ध के समय उनकी सहायता करता था। उनकी नौसेना बंगाल की खाड़ी में व्यापार और रक्षा दोनों करती थी। उनकी जो नौसेना थी वो किस में रक्षा करती थी? बंगाल की खाड़ी में। और व्यापार भी करते थे, क्योंकि वहां आपको भी पता है ये तट है इस साइड, तो इसमें तट है तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो संरक्षण की या सेफ्टी की या सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बताया गया है, इसको हम अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ सकते हैं। उन्होंने कन्नौज, असम और ओडिशा तक अपना प्रभाव डाला। कन्नौज, असम और ओडिशा तक अपना प्रभाव डाला। 3 जगहों के नाम है, 3 क्षेत्रों के नाम है, ये याद रखने की आवश्यकता है। हम निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में पाल वंश ने बंगाल और बिहार को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। शुरुआती दौर में पाल ने क्या करा? बंगाल और बिहार को स्थिरता मतलब उसमें अपना नियंत्रण स्थापित किया, और अपनी जो राजनीतिक, प्रशासनिक और जो भी सांस्कृतिक प्रभाव डाले या उनमें व्यवस्था बनाई, वो इन 2 क्षेत्रों तक सीमित थी शुरुआती दौर में। कौन से? बिहार और बंगाल में। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने बौद्ध धर्म, शिक्षा, कला और स्थापत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो निष्कर्ष में हमें क्या लिखना होता है? जो हमने क्वेश्चन में लिखा है उसके जो मेन मेन एलिमेंट है, मेन मेन फैक्ट है। जैसे हमने कला स्थापत्य में देखा कि इनकी क्या भूमिका थी, इनमें नौसेना, हाथी, ये सब, इनसे हमें कंक्लूजन तैयार करना है, और ऐसा कंक्लूजन तैयार करना है जो एकदम फिट बैठे। यद्यपि उनकी आपसी कमजोरियों और सामंतों, यहाँ तो बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां थी उनकी और किन किन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद देख लेते हैं यद्यपि, बट के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। उनकी आपसी कमजोरियों और सामंतों पर निर्भरता ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। फिर भी पाल काल भारतीय इतिहास में संस्कृति और शिक्षा का स्वर्ण युग माना गया। तो आपको भी पता है कि आपसी जो कंपटीशन होता है वो इस लेवल तक चला जाता है कभी कभी कि वो एक राज्य का पतन या एक राज्य के पतन के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे अशोकन, चंद्रगुप्त मौर्य, अब किसकी बारी आई? पाल की। तो आपसी असमंजस, जो उनकी स्ट्रेटेजी थी आपस में, वो उतनी कारगर नहीं थी, और लोगों में क्या था? भेदभाव की स्थिति, ईर्ष्या की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो ये भी इस काल का पतन का कारण बना। और सामंतों पर अपने सबॉर्डिनेट थे, उनके निचले स्तर के ऑफिसर थे, उन पे ज्यादा ही क्या करने लगे? रिलाई करने लगे, उन पे ज्यादा ही क्या आत्मनिर्भरता कह सकते हैं। तो डिपेंडेंसी हो, और किसी पे भी हो, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। तो हमें अपने आत्मनिर्भर रहना ज्यादा आवश्यकता है, ना कि किसी और पर निर्भर होने की ज्यादा आवश्यकता है। तो आई होप समझ में आया हो ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन देख लिए हमने टोटल, पिछले लेक्चर में फर्स्ट में कराया था, और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अभी करा दिया। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। और नाडु में क्या अंतर है? तो प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत, विशेषकर चोल साम्राज्य का, और हाँ, निम्नलिखित में, अच्छा, इन सबको हमें, मुझे लगा कि जो क्वेश्चन है वो अलग ही रूप में फ्रेम किया गया है। तो इसमें सबसे पहले इसमें बताना है और नाडु की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए, इतने के लिए बताया गया है। 200 वर्ड में इसका आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन इतने में ही आएगा हमारे पेपर में। तो सबसे पहले उर को जानेंगे, उसके बाद नाडु को जानेंगे। तो उर गांव की मूल इकाई थी। गांव की मूल इकाई से क्या मतलब है, इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है, मूल इकाई थी। ये सामान्यतः कृषक समुदाय का निवास होता था। उर था क्या? उससे क्या था? जो कृषक समाज था, कृषक मतलब जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, जो खेती करते थे, या किसान जिसको कहते हैं।
उसका क्या निवास स्थान होता था, उनका घर होता था। उनका क्या होता था, घर होता था। किनका, किसान का, फार्मर का, जो खेती करते थे। गांव के मामलों का संचालन ग्राम सभा करती थी, जिसे उर सभा कहा जाता था। जो गांव को, आपको भी पता है, किसी भी जगह को चलाने के लिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो स्टेट हो, राज्य हो, क्षेत्र हो, आपको एक समिति की, एक कमेटी की, या एक ग्रुप की आवश्यकता होती है, या एक लीडर की आवश्यकता होती है, जो आपको क्या करे, सही रास्ता दिखाए, आपसी समझौते से, आपसी सहमति से फैसले ले, ताकि उस समाज की जो स्थिति है उसमें बदलाव आए। तो जो उस समाज के फैसले लेते थे, कौन से समाज के, उर समाज के, गांव के जो फैसले लेते थे या संचालन करते थे, संचालन मतलब उसको चलाते थे, ग्राम सभा करती थी। ग्राम सभा मतलब गांव में एक सभा होती थी, सभा बैठती थी, आपस में लोग सहमति से फैसले लेते थे, जिसे क्या कहते थे, उर सभा कहते थे। और इसी को ही, इसलिए इसको मूल इकाई कहा गया, क्योंकि इसके बिना उस व्यवस्था की कोई भी परिकल्पना या फिर उस व्यवस्था में रूल्स रेगुलेशन की रूपरेखा नहीं देखी जा सकती। किसके बिना, उर के बिना। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार की सभा थी, एक प्रकार की संचालित व्यवस्था थी, जो पूरे गांव की या फिर गांव को देखती थी, उसके अच्छे बुरे के बारे में। इसमें भूमिकर सिंचाई व्यवस्था, भूमिकर मतलब लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स, जो जमीनों पर टैक्स दिया जाता था, भूमिगत सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन, सामाजिक विवादों का निपटारा किया जाता था। किसमें, ग्राम सभा में, जिसको उर सभा भी कहते थे। उर सभा में जरूरी नहीं आपको जो यहाँ लिखा गया है वही लिखना है, आप अपनी मर्जी से, अपनी सोच की क्षमता को बढ़ाते हुए लिख सकते हैं कि एक सभा में क्या ही सॉल्यूशन, क्या ही उसमें जो फैसले लिए जाएंगे, क्या लिए जाएंगे। उस समय लैंड रेवेन्यू होता था, जमीन कर, भूमि कर, जो किसानों के द्वारा दिया जाता था, उस पर फैसले लेते थे। कोई किसान नहीं दे पा रहा, क्यों नहीं दे पा रहा, क्या समस्याएं आ रही है। इरिगेशन, कृषि क्यों नहीं हो रही है, अगर कृषि हो रही है तो उसमें कितना हमें टैक्स देना है, और अगर नहीं हो रही है तो उसमें सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार काम के लिए लाई जा सकती है। तो ये सब अपनी सोच पर डिपेंडेंट है, तो ये सब रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने जहन में बिठाना है कि एक समाज में क्या क्या हो सकता है। आप उसको भी अपने उत्तर में लिखिए, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको सिर्फ इस एग्जाम में पास होना है, आपको टॉप नहीं करना। उर सभा में गांव के प्रमुख कृषक और बुजुर्ग शामिल होते थे। तो जो उर थे, उर सभा में कौन थे, हमने देख लिया उर सभा क्या करती थी, किन मामलों में फैसला लेती थी। उसमें कौन शामिल होते थे, बुजुर्ग। बुजुर्ग मीन्स एल्डर, जो भी समाज के वरिष्ठ व्यक्ति। और कौन थे, जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होते थे, या फिर जो किसान होते थे, वो रहते थे कौन से, उर सभा में। आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। उर किसे कहते हैं, उर गांव की मूल इकाई होती थी। मूल इकाई क्यों कहा गया ये भी हमने समझा दिया, क्योंकि इसके बिना संचालन करना बहुत ही कठिन हो सकता था, जिसमें चुनौतीपूर्ण जो भी है चैलेंजेस देखे जा सकते थे। और किसे कहते हैं, कृषक समुदाय का निवास होता था। सबसे मेन ये है, उर का क्या होता था, कृषक समुदाय का निवास होता था, और गांव के मामलों की संचालन ग्राम सभा करती थी, जिसे उर सभा भी कहते हैं। तो पहले देख लिया गांव की मूल निकाय। सेकंड, गांव के जो किसान होते थे उनका निवास स्थान मतलब जहां वो रहते थे, उसको ही उर कहते हैं। और ग्रामों को संचालित करने के लिए ग्राम सभा थी, जिसको उर सभा भी कहते हैं। उर सभा में किसके फैसले लिए जाते थे, भूमि कर, सिंचाई व्यवस्था, और भी चीजें। और इसमें कौन कौन मेंबर शामिल होते थे, बुजुर्ग होते थे, जो एल्डर या फिर वरिष्ठ नागरिक होते थे, या वरिष्ठ और क्या कहते हैं मनुष्य होते थे उनके ग्रुप के, और किसान। तो आई होप समझ में आया हो। उर सभा में गांव के प्रमुख कृषक आदि हो गया, हमने उर को जान लिया। अब आई बात नाडू की। तो नाडू किसे कहते हैं, नाडू कई गांवों का समूह होता था। जहां हमने उर की बात की, वो इंडिविजुअल विलेज की बात हो रही है यहाँ पे। जहां ग्रुप ऑफ विलेज है, गांव का क्या है, समूह है, ये सारे विलेज हैं, विलेज 1, विलेज 2,
विलेज 3, विलेज 4, इन सब का ग्रुप बन गया, वो क्या बन गया, नाडू। ये क्या कहलाया, नाडू कहलाया, गांवों का समूह, उसे कहते हैं नाडू। यह एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी जिसमें अनेक और सम्मिलित होते थे। एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई थी और जिसमें कई और, एक नाडू के अंदर कई और हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी और हुए, एक नाडू के अंदर कई और होते थे, उसी को हम क्या कहते हैं, नाडू कहते हैं। नाडू का संचालन नाडू सभा, जैसे ग्राम का संचालन किसके, उर सभा के द्वारा होता था, वैसे ही नाडू का संचालन नाडू सभा के द्वारा। तो ये सब हमें कनेक्ट करते जाना है, तभी हमें समझ आएगा। जिसमें प्रमुख कौन होते थे, कृषक और स्थानीय नेता शामिल होते थे। नाडू में कौन प्रमुख थे, कौन मेन थे, कौन लीड करते थे, बुजुर्ग और स्थानीय नेता, जबकि उर में किसान और वरिष्ठ पुरुष या जो भी वहां के ग्रुप के लोग थे। नाडू स्तर पर कर वसूली, सैन्य संगठन और बड़े सार्वजनिक कार्य होते थे। तो आपको भी पता है उर में क्या होता था, एक छोटी सी सभा होती थी एक गांव की, तो वो छोटे लेवल पे होती थी, इरिगेशन टैक्स और लैंड टैक्स ये सब उसमें देखते थे। लेकिन जब सभाई कई गांवों की जो सभा होगी तो वो सबके प्रशासनिक व्यवस्था इन सबको देखना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा जटिल होगा। इसमें और कई कार्य जुड़ेंगे, जैसे सैन्य संगठन, सैन्य व्यवस्था कैसी हो ताकि बाहरी आक्रमण हो तो उसको रोका जा सके, उसको नियंत्रण में लाया जा सके। तो ये थोड़ा कठिन होता था इसमें, और कार्य में भी वृद्धि हुई। जैसे नाडू स्तर पर क्या होता था, कर वसूली की जाती थी अलग अलग, जैसे नाडू हो गए, एक नाडू का ग्रुप हो गया, वो अलग अलग और या फिर गांव से कर वसूलते थे। ये हो गया कर वसूलना, पहला कार्य क्या हो गया इनका, कर वसूलना। और दूसरा सैन्य संगठन, सैन्य संगठन जो उर से अपनी जो उर होते थे वो नाडू को क्या, सैन्य सहायता प्रदान करते थे, तो इसी को सैन्य संगठन का नाम भी दिया जाने लगा। बड़े सार्वजनिक कार्य का प्रबंधन होता था। सर बड़े सार्वजनिक कार्य से क्या तात्पर्य है हमारा, क्योंकि जो अलग अलग उर क्या बनाते हैं, नाडू बनाते हैं, और सभी को हम सार्वजनिक के रूप में जानते हैं, तो इसलिए अलग अलग किसी भी उर के लिए काम करेंगे तो सार्वजनिक रूप से ही माना जाएगा। इसलिए बड़े बड़े जो सार्वजनिक कार्य थे उनको वो पूरा कराते थे। सार्वजनिक कार्य में आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, शादी, कोई भी रिचुअल, कोई साफ सफाई व्यवस्था, ऐसे। ये इकाई चोल साम्राज्य की प्रशासनिक शक्ति का आधार थी। जो नाडू थी वो किससे रिलेटेड थी, चोल साम्राज्य से, और वो भी कैसे, प्रशासनिक से, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की मूल इकाई थी, और या फिर इसकी शक्ति का आधार था। किसकी, चोल व्यवस्था या चोल साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की शक्ति का आधार, कि जो चोल व्यवस्था या चोल प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी शक्ति कहां से प्रदान हो रही है, कहां से मिल रही है, नाडू से मिल रही है। तो ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि चोल जो वंश थे वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की शक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे उसकी शक्ति कहाँ से प्रदान करते थे, नाडुओं से। नाडु क्या थी, अलग अलग उर के जो उर थे या ग्रामों का समूह था। आई होप समझ में आऊं। महत्व और उपलब्धियां, अब इनके महत्व देख लेते हैं। उर और नाडु ने चोल प्रशासन को स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाया। कैसे, अपनी शक्ति, अपने कार्यों से, अपने मानव बल को उनको प्रदान किया। मानव जो अपने प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी नाडुओं ने, तो उससे क्या होगा, चोल साम्राज्य और मजबूत होगा। सैन्य संगठन या सैन्य शक्ति प्रदान की किसने, उर और नाडु ने चोल प्रशासन को मजबूत बनाया। इससे जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई। ह्यूमन कंट्रीब्यूशन या सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित हुई। प्रशासनिक कार्य कुशलता से संपन्न हुए। जो भी आपको भी पता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है वो मूल्य आम लोगों के द्वारा ही सुनिश्चित किए जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो कोई भी, जैसे कि मोदी जी ने कोई सफाई अभियान चलाया, जब तक हम उसको या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन
के लोग हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो फेलियर ही कहलाएगा। जैसे सफाई सफाई अभियान चलाए या कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, अगर हम ही लोग उनकी सहायता, हम ही लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर तो रोज ही गंदगी होगी, वो कब तक देख लेंगे किसी भी जगह को। तो ये बताया गया है कि लोगों की भागीदारी ने ही सुनिश्चित की क्या, उनकी कुशलता में संपन्नता, किसमें, प्रशासनिक व्यवस्था में कुशलता मीन्स एकदम बेस्ट रिजल्ट प्रदान किए और उसको संपन्न कराया, पूरा कराया। यह व्यवस्था दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन का उत्कृष्ट उदाहरण बना। और ये क्या बना, कौन सी व्यवस्था, और नाडु व्यवस्था दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन की उत्कृष्ट उदाहरण बना। चोल शासकों ने इस प्रणाली के माध्यम से कर वसूली, सिंचाई और अन्य न्यायिक कार्यों को सुनिश्चित कराया। तो जो चोल साम्राज्य के लोग थे उन्होंने क्या किया, और नाडु व्यवस्था के कारण ही अपने जो भी कार्य थे, प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, जैसे भी कार्य थे वो इन व्यवस्थाओं के कारण ही पूरे कराया। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो चोल साम्राज्य इतना समृद्ध नहीं होता। तो आयोग समझ में आया हो। और इसके क्या है निष्कर्ष है, और नाडु प्रारंभिक दक्षिण भारत की प्रशासनिक इकाई की रीढ़ थे, क्या थे, और नाडु प्रारंभिक दक्षिण भारत की प्रशासनिक इकाई की रीढ़ थी, रीढ़ की हड्डी थी। इसके बिना कोई भी प्रशासनिक इकाई चोल राजवंश या दक्षिण भारत में ठहर नहीं सकती थी। और गांव की इकाई थी, जबकि नाडु कई गांवों का समूह था। ये हमने देख लिया है कि और गांव की क्या थी, इकाई थी, और जो नाडु था वो कई उरों का समूह था, कई गांवों का समूह था। दोनों स्तरों पर सभाएं कार्य करती थी, जो आपको भी पता, दोनों स्तर मीन्स और के लेवल पे भी सभाएं काम करती थी, जिन्हें और सभा या ग्राम सभा कहते थे। और नाडु सभा नाडु स्तर पर कार्य करती थी, जो कर वसूली, सिंचाई, न्याय और सामाजिक कार्यों का संचालन करती थी। इस व्यवस्था ने चोल साम्राज्य को स्थिरता और जनता को प्रशासनिक भागीदारी प्रदान की। ये सब हम देख चुके हैं। यह प्रणाली भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन का एक सेल्फ रूल गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। जैसे आज की पंचायत व्यवस्था है, उसी की तरह ही और नाडु व्यवस्था थी। तो इसको, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जो पंचायत व्यवस्था थी, पंचायत व्यवस्था है आज के समय में, वैसे ही और नाडु व्यवस्था उस समय थी, जो लोकल लेवल पे कार्य करती थी, लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करती थी, समाज के अलग अलग इकाइयों को संभालती थी, जिसने प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाया। किसने, और नाडु में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से, प्रशासनिक कार्य से। तो आई होप समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कोई भी डाउट हो और आपको किसी भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर बनाएंगे। जैसे किसी बच्चे ने कहा था कि BHIC 105 पे बनाना है, तो हम उस पर ही कार्य कर रहे हैं। तो आपको कोई भी डिमांड हो या फिर, तो एंड इट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पूरा एडिक्वेट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा रिसोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम प्रोवाइड कर देंगे।